नमस्कार। आज की जो बड़ी खबर है, हम खबरों की बात करते हैं, अखबारों में छपी खबरों की बात करते हैं। आज 3 अखबार है, अमर उजाला, दैनिक जागरण और हिंदुस्तान, तीनों ने एक खबर छापी है, तीनों ने इस खबर को लिया है। अमर उजाला की जो हेडिंग है वो है, सरकार को आशंका बिगड़ सकता है सांप्रदायिक माहौल, कुछ क्षेत्रों में जनसंख्या वृद्धि से संतुलन गड़बड़ाने का है खतरा। ये उत्तराखंड को लेकर है। दैनिक जागरण ने जो हेडिंग लगाई है उसने लगाई है कि क्षेत्र विशेष में भूमि की खरीद फरोख्त पर उत्तराखंड सरकार सख्त। और इसके अलावा हिंदुस्तान ने, दोनों अखबारों ने, दैनिक जागरण और अमर उजाला ने इसको पेज 1 पे लिया है और हिंदुस्तान ने इसको पेज नंबर 8 पे लिया है और ये डीसी लगाई है इन्होंने, पेज 1 पर लीड, सेकंड लीड जैसी लगाई है। और हिंदुस्तान ने कहा है कि डेमोग्राफिक बदलाव रोकने के लिए कमेटियां बनेगी। अब सवाल ये आता है कि ये खबर क्या है। खबर को समझने से पहले एक चीज और देख लीजिए। दैनिक जागरण ने एक नए शब्द का इस्तेमाल किया है। ये शब्द पहले आप लोगों ने सुना है कि नहीं सुना है, लेकिन ये शब्द है लैंड जिहाद। लैंड जिहाद को एक नया शब्द दैनिक जागरण ने इस्तेमाल किया है। और अमर उजाला ने कहा है कि कुछ विशेष समुदाय के लोग, डेमोग्राफिक बदलाव इतनी तेजी से आ रहा है कि वो चिंता पैदा कर रहे हैं, सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है। और दैनिक जागरण ने बहुत क्लियर जगह भी खोल दी है। उसने लिखा है कि उत्तर प्रदेश की सीमा से लगे हरिद्वार, देहरादून, पौड़ी, नैनीताल, उधम सिंह नगर के साथ ही चमोली, रुद्रप्रयाग, उत्तरकाशी में डेमोग्राफिक चेंज देखने को मिल रहा है। इसके लिए शांति समितियां सरकार ने गठित करने के निर्देश दिए। वैसे तो आज की सबसे बड़ी जो खबर थी उत्तराखंड की वो ये थी कि कैबिनेट की बैठक थी, कर्मचारी पेंशनरों को जो डीए देने की 11% डीए की, सबने ये भी ली है। लेकिन सवाल इस खबर पर है और सवाल ये है कि लैंड जिहाद क्या है। इसमें सर मैंने जो तीनों अखबारों को जो अध्ययन किया है, मुझे सबसे ज़्यादा अगर अच्छी लगी है कोई खबर तो हिंदुस्तान अखबार की खबर लगी है जो 8 नंबर पेज पर है। क्यों? उसने किसी एजेंडे को साफ नहीं किया है। मतलब आपका मानना यह है कि इस खबर के माध्यम से सरकार या भारतीय जनता पार्टी किसी एजेंडे को आगे बढ़ा रही है उत्तराखंड में? क्योंकि कुछ दिनों से हम लोग ये सुन रहे हैं उत्तराखंड में कि एक भूमि कानून को बदलने की बात की जा रही है लगातार, और ये कहा जा रहा है कि बाहर के लोग हमारे प्रदेश में आ रहे हैं और वो भूमि खरीद रहे हैं, भूमि की खरीद फरोख्त बढ़ रही है। लेकिन सरकार ने इसे भी एक कदम आगे बढ़ाते हुए अपने पॉलिटिकल एजेंडे को बिल्कुल साफ कर दिया है, क्योंकि 2022 में चुनाव भी है। तो पॉलिटिकल एजेंडे के हिसाब से तो मुझे लगता है कि अमर उजाला ने उसके पॉलिटिकल एजेंडे को बिल्कुल साफ करके दिखाया है कि सरकार को आशंका है कि बिगड़ सकता है सांप्रदायिक माहौल। जबकि दैनिक जागरण अखबार कह रहा है कि भूमि की खरीद फरोख्त पर वो बात कर रहा है, क्लियर कर रहा है। पर हिंदुस्तान की खबर इस मामले में सही नहीं। लेकिन आप मुझे ये बताइए कि अगर उत्तराखंड में सांप्रदायिक माहौल बिगड़ से, जैसे खरीद फरोख्त, और क्लियर लिखा है कि जो उत्तर प्रदेश से लगते हुए इलाके हैं उनमें समुदाय विशेष को लेकर अखबार नहीं लिखते हैं, लेकिन इनका ये कहना है कि अगर हम बात करें तो ये कहना है कि उत्तर प्रदेश से जो लगती हुई सीमा है उत्तराखंड की, उसमें पीलीभीत आता है, बिजनौर आता है, रामपुर आता है, इसके अलावा आपके उत्तर प्रदेश के इस तरफ सहारनपुर आता है, मुजफ्फरनगर आता है। इनमें बड़े पैमाने पर मुस्लिम आबादी है और वो किसी न किसी तरीके से उत्तराखंड में आ रहे हैं। तो उत्तराखंड में आ रहे हैं तो ये है कि जो इसमें एक चीज़ और है, आप ये बताइए, जो प्लान है ये है कि जो रह रहे लोग उनको लिखा है कि जगह छोड़नी पड़ रही है। मुझे नहीं लगता कि सर किसी सांप्रदायिक माहौल के बिगड़ने की आशंका है पूरे प्रदेश में, क्योंकि इसके पीछे जो बेस दिया है वो बेस ये है कि डेमोग्राफिक बदलाव, जनसांख्यिकी दबाव या जनसांख्यिकी बदलाव की वजह से कहीं कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ता हो। अभी तक तो मुझे एक बात बताइए, जनसंख्या, इनका कहना यह है कि कोई बाहर से आ रहा है आदमी। मैं आपको एक डेटा देता हूं। अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो उत्तराखंड में 14% की दर से मुस्लिम आबादी बढ़ रही है। अगर ये देखा जाए, ये ऑथेंटिक आंकड़े हैं, असम के बाद सबसे ज्यादा जो मुस्लिम आबादी के बढ़ने की दर है वो उत्तराखंड में है। कुल मिला के अगर ये देखा जाए, उधम सिंह नगर में 35% के आसपास, 34 से 35% के आसपास, और अगर हरिद्वार में कहे तो 39% के आसपास हो जाएगी। आप सीधे सीधे ये देखिए कि कई सारी सीटें तो सीधे सीधे इतनी प्रभावित हो रही है कि वो
इस समीकरण को बिल्कुल साध रही है। वो ठीक है सर कि राजनीतिक समीकरण बनते हैं और बिगड़ते हैं। अगर किसी एक समुदाय विशेष के लोग कहीं ज़्यादा हो जाते हैं या कम हो जाते हैं तो उससे राजनीतिक किसी व्यक्ति की राजनीतिक स्थिति पर तो असर पड़ सकता है। लेकिन मैं इस बात का बिल्कुल सख्त खिलाफ हूँ कि कोई माहौल बिगड़ सकता है, क्योंकि जब तक मैंने देखा है, मैंने अभी तक जो अध्ययन किया है कि डेमोग्राफिक बदलाव से केवल डिमांड और सप्लाई का रेशियो बिगड़ सकता है, सुविधाओं और संसाधनों की स्थिति गड़बड़ा सकती है, लेकिन कोई सांप्रदायिक माहौल बिगड़ जाए नहीं। लेकिन आप एक चीज बताइए, सुविधाओं और संसाधनों की स्थिति बिगड़ सकती है। आप ये बताइए कि भू कानून की भी जो बात कर रहे हैं और उत्तराखंड की अगर हम बात करें, आप मुझे एक चीज बताइए कि कोई यहाँ दो तरीके से लोग आ रहे हैं, जमीन खरीद रहे हैं। नंबर एक, वो जो पर्यटन है, यहाँ का मूल व्यवसाय है, पर्यटन मूल आबादी जो आय का साधन है, या होटल रेस्टोरेंट और बड़ी बड़ी जो जगह है वहाँ पे वो बना रहे हैं, वो जगह ले रहे हैं। दूसरा क्या है कि जो इस देश के रईस लोग हैं, उन्होंने अपना छुट्टी का एक डेस्टिनेशन बना लिया है। रामगढ़ में बहुत अच्छी अच्छी जगह, मसूरी, नैनीताल वगैरह वगैरह जितनी अच्छी जगह है वहाँ पे वो आते हैं, उन्होंने बड़े बड़े अपने बंगले बना लिए हैं। आप मुझे ये बताइए कि यहाँ बंगले बना लेने से क्या उनको सुविधाएं मिल जाएगी? सर देखिएगा, अगर कोई व्यक्ति यहाँ बंगला बना रहा है, कोई भूमि पे इन्वेस्ट कर रहा है, तो ये अगर वो बाहर का व्यक्ति है तो पहले तो उसका आपराधिक इतिहास को देखा जाना चाहिए, और ये काम प्रशासन का है, पुलिस का काम है। लेकिन अगर किसी व्यक्ति को, अगर हम लोग सभी व्यक्तियों को उसी दायरे में ले आएं और आकर ये कह दें कि भाई बाहर का जो निवेश हो रहा है या बाहर से जो व्यक्ति आ रहे हैं उनकी वजह से सांप्रदायिक माहौल बिगड़ रहा है, मैं इसी बात पे पुनः इसी पे मैं रिजिड हूँ अपनी बात पर कि मेरा ये कहना है कि डेमोग्राफिक बदलाव से सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़ सकता। नहीं, सांप्रदायिक माहौल नहीं बिगड़, लेकिन आप ये बताइए कि आप क्या, देखिए भारत एक पूरा का पूरा देश है, उसमें कोई कहीं भी रह सकता है। लेकिन आप ये बताइए कि जैसे एक गांव है, मैं आपसे एक सवाल ही करता हूं, एक गांव है और गांव में बहुत सारे लोग रहते हैं, आपका घर है, आपकी जमीन है, उसकी एक हद है, आप उसमें कितना अतिक्रमण बर्दाश्त कर सकते हैं? कोई आपका कितना भी खास पड़ोसी हो, वो आप में के उसमें आके झोपड़ी डाल सकता है क्या? आपके घर में किसी भी समय खाना खा सकता है? मेरा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति कानूनी तरीके से अगर वो जमीन ले रहा है, खरीद फरोख्त कर रहा है, तो उस पर एतराज तो नहीं होना चाहिए। हाँ, अगर वो दबाव बनाकर, जैसा कि इस खबर में भी कहा गया है कि दबाव बनाकर कुछ लोगों ने डराकर धमकाकर भूमि पर कब्जे किए, तो उस पर तो शासन प्रशासन है सर उसके लिए, कार्रवाई के लिए। लेकिन अगर आप इसको, क्योंकि मेरे को जो पूरी तीनों खबरों को पढ़ने के बाद आपको पूरी स्थिति क्लियर होगी, किसी एक अखबार को पढ़ने से स्थिति क्लियर नहीं होगी। और इसको पूरे जो सरकार का जो एजेंडा है, पॉलिटिकल एजेंडा जो है, सरकार का एजेंडा नहीं कहूँगा मैं, जो पॉलिटिकल एजेंडा है, इस पूरे पॉलिटिकल एजेंडे को समझने के लिए जो मेरे को तीनों अखबारों को पढ़ना पड़ेगा। और सबसे इंपॉर्टेंट बात क्या है सर कि इसमें जो भूमि की खरीद फरोख्त की जो बात पहले से उठती चली आ रही है, जो उत्तराखंड राज्य में तमाम संगठन उसमें आंदोलन कर रहे हैं, उसको केवल इन्होंने टर्न किया है, केवल सांप्रदायिक माहौल एक शब्द उसके साथ जोड़कर। आप नहीं, ठीक है, आपका कहना है कि ये जो भू कानून का जो मुद्दा है उसको टर्न कर दिया पॉलिटिकल मुद्दे में, और पॉलिटिकल मुद्दे में भी सांप्रदायिक मुद्दे में। लेकिन आप मुझे ये बताइए, अगर हम आंकड़ों की बात करें, आप ये जैसे उधम सिंह नगर की बात करें, उधम सिंह नगर में जो जैसा मैंने कहा था कि 35% के आसपास जो जनसंख्या बढ़ रही है समुदाय विशेष की, उसको लेकर आप ये बताइए 7 लाख के आसपास 2022 में उधम सिंह नगर में हो जाएगी। उधम सिंह नगर की कुल आबादी 12,35,000 के आसपास है, और अगर उसमें देखे जाए 2011 की जनगणना के हिसाब से 16 लाख के आसपास वहाँ पर जो जनसंख्या थी, इसमें 22%, 22 की बजाय 23% के आसपास मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। आप इस पर अगर कोई ऐतराज जताता है, संसाधन सीमित है, सारी चीज़ें सीमित है, पहाड़ का आदमी खुद पलायन कर रहा है, और उधम सिंह नगर और हरिद्वार की बात करें तो पहाड़ पर सुविधाएं नहीं है। सुविधाएं नहीं होने की वजह से वो इन्हीं जिलों में आके रह रहा है। इन्हीं जिलों में वो इसलिए आता है क्योंकि हाँ, उसको एजुकेशन, उसके बच्चों को एजुकेशन के साथ साथ उसके जो बुजुर्ग हैं उनको अस्पताल की सुविधाएं मिल रही है, नौकरी के लिए वो तैयारी कर सकता है, कोचिंग सेंटर अच्छे यहीं पर है, जो मूलभूत सुविधाएं यहीं पे है। और यहाँ भी अगर ऐसे हालात बनेंगे तो अब फिर क्या होगा? सर मेरा तो ये कहना है कि जो इलीगल तरीके से लोग यहाँ आकर बस रहे हैं उन पर कार्रवाई होनी चाहिए, क्योंकि बिना सत्यापन के अगर लोग आ रहे हैं और उनके सत्यापन में अगर उनका आपराधिक इतिहास निकल रहा है तो उन पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन हम पूरे एक समुदाय को हम चिन्हित नहीं कर सकते कि अगर एक समुदाय विशेष की अगर आबादी वहाँ बढ़ रही है
तो हम उसको पूरे पूरे हर व्यक्ति को चिन्हित नहीं, पूरे समुदाय, अगर कुछ लोग आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं तो हम पूरे समुदाय को तो चिन्हित नहीं कर सकते। नहीं, लेकिन अगर कोई शांति कमेटी बनाई जा रही है तो शांति कमेटी बनाने में क्या ऐतराज? शांति कमेटी बनाए, ठीक है, अच्छी बात है, शांति कमेटी बननी चाहिए, शांति होनी चाहिए, लेकिन शांति कमेटी का स्वरूप क्या है उसको भी तो बताया जाना चाहिए। लेकिन ये जो पूरी रिपोर्ट है ये तो डीएम और एसएसपी है, तो जिला मुख्यालय से आई होगी। तो जिला मुख्यालय क्या अभी तक सोए हुए थे सर? सोए हुए थे क्या अभी तक? क्या अभी इलेक्शन से पहले इस रिपोर्ट्स को लाना जरूरी था? अगर ठीक है, इस इलेक्शन से पहले भी आप इस रिपोर्ट को ले आए तो जिला प्रशासन ने अभी तक क्या कार्रवाई की? जिला प्रशासन बताएगा ना। क्या मुख्यमंत्री के स्तर से ही कोई निर्देश जारी होने चाहिए? जिला प्रशासन का अपना भी तो एक दायित्व है, उसकी भी तो अपना एक अधिकार नहीं, लेकिन आप मुझे ये बताइए कि जो, चलिए ठीक है, यहाँ ये इसमें कोई दो राय नहीं, उधम सिंह नगर और जो हरिद्वार से लगते हुए इलाके हैं उनसे बहुत तेजी से आ रहे हैं, मजदूरी के लिए आ रहे हैं, और ये तो आंकड़े हुए हैं जो रह रहे हैं उनके आंकड़े, जो वैसे आ रहे हैं उनका तो कोई पता ही नहीं है, कुछ भी नहीं है। क्या पुलिस ने अभी तक इस चीज़ को डिस्क्लोज किया है कि कितने लोग सत्यापन में आपराधिक प्रवृत्ति के पाए गए हैं, उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है? क्या उनको यहाँ से उनके राज्यों में वापस भेजा गया है? क्या उनको यहीं पर उनके खिलाफ एक्शन हुआ है उत्तराखंड राज्य में? कुछ अभी तक इस तरह का डेटा आया है क्या? कोई नहीं, डेटा इस तरह का नहीं आया, लेकिन आप ये बताइए कि जो भू कानून को लेकर बात हो रही है उसमें प्रदेश को जो बाहर से लोग आ भी रहे हैं उत्तराखंड में, कोई भी आ सकता है, आने की किसी को मनाही नहीं है, हालांकि हिमाचल ने सख्त कानून बनाए हुए हैं, लेकिन उससे लाभ क्या हो रहा है? मुझे क्या लाभ हो रहा है? मैं उत्तराखंड का रहता हूँ। जो बाहर से जो लोग यहाँ आ रहे हैं, जो निवेश कर रहे हैं, निवेश कहाँ हो रहा है? अब निवेश की अगर बात करें, आप मुझे ये बताइए, उत्तराखंड में कोई भी एक ऐसी इंडस्ट्री जिसने उत्तराखंड की वो बहुत बड़ी पहचान बना दी हो, उत्तराखंड में कोई ऐसा उद्योगपति आया हो जिसने कोई होटल की, हॉस्पिटल की या फिर स्कूल की चेन खोल दी हो, कोई एक उदाहरण तो बताइए जिसने किसी न किसी उद्योगपति ने आगे शहर बसा दिया हो। भाई यहाँ पे इकोनॉमिक जोन बनाए हुए हैं, इंडस्ट्रियल एरिया बनाए हुए हैं, जो यहाँ पे पहले से है वही बंद करके जा रहे हैं। तो कोई, आप मुझे कोई एक फायदा बताइए, कभी दिखाओ कहीं। सर, जो बाहर से जो होटल इंडस्ट्री आई है उत्तराखंड में, चारधाम यात्रा के दौरान जो लोग काम कर रहे हैं, बाहर से जिन लोगों ने इन्वेस्ट किया है, ठीक है, उन्होंने यहाँ के लोकल लोगों की ज़मीनें खरीदी हैं, उन्हीं की ज़मीनें खरीदी है और उन्हीं को अपने यहाँ नौकरी पर रख लिया गया है। क्योंकि मैं अक्सर जब पहाड़ में घूमता हूँ, मैं अक्सर लोगों से बात करता हूँ, मैं किसानों से अक्सर बात करता हूँ, तो मैंने देखा है कि जो छोटी जोत की जो ज़मीनें हैं वो ज़्यादा बिक रही हैं और लोगों ने ज़मीनें बेची हैं। और सबसे जो महत्वपूर्ण तथ्य जो मुझे इसमें दिखाई देता है कि हमारे यहाँ फाइनेंशियल लिटरेसी नहीं है। अगर कोई व्यक्ति ज़मीन बेच रहा है, उसके पास पैसा आ रहा है, तो उस पैसे का उपयोग किस तरह से करे? ज़मीन बेचने वाला कोई भी व्यक्ति, मैक्सिमम लोगों को जो मैंने बात की है, वो लोग उनकी आर्थिक हालात पहले से भी ज़्यादा बदल। लेकिन आप मुझे बताइए कि लैंड जिहाद शब्द में कमी क्या है? नहीं, लैंड जिहाद शब्द में कमी है कि वो लैंड जिहाद शब्द खरीद फरोख्त करने वाले व्यक्ति नहीं, लेकिन खरीद फरोख्त के या धर्म विशेष से नहीं है सर। लैंड जिहाद का मतलब जो है, जैसे लव जिहाद एक शब्द है, उसमें एक समुदाय विशेष को जोड़ा गया है। ठीक, हम विरोध करते हैं कि जो लोग अगर इस तरह की गलत एक्टिविटी में जुड़े हुए हैं, आपराधिक गतिविधियों में जुड़े हुए हैं, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए, निश्चित तौर पर कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन लैंड जिहाद का मतलब यह है कि वो एक समुदाय विशेष को जोड़ता है, जिहाद शब्द समुदाय विशेष को जोड़ता है। लेकिन आपकी जबरिया अगर जमीन कब्जा रही है, जबरिया घुसपैठ हो रही है, जबरिया आपके डेमोग्राफिक बदलाव किए जा रहे हैं, तो इसमें तो चिंता की बात है, चिंता करनी चाहिए। और क्यों नहीं करनी चाहिए? तो कार्रवाई करें ना शासन प्रशासन सर। तो इसी के लिए तो समितियां बनाई जा रही हैं। फिर सीधे तौर पर किसी एक सरकार को, किसी एक सिस्टम को ये कहना कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, ये कहना शोभा नहीं देता है सर। क्योंकि अगर किसी शासन के, प्रशासन के किसी अधिकारी को यह कहना क्या शोभा देता है कि माहौल बिगड़ सकता है, वो कार्रवाई करे ना, उनका एक्शन दिखना चाहिए। पहले से सर इसको ढोल पीट देना कि सांप्रदायिक माहौल बिगड़ सकता है, ये तो ढोल पीटना हो गया ना सर। ये ढोल पीटना हो गया, लेकिन जो हालात है, जो बात है, जो दिख रहा है, उस पे जागना, जागरूक होना, लोगों को जागरूक करना, इसमें कौन सी आफत आ गई? एक चीज बताइएगा, 5 साल से उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, पौने 5 साल, अब इलेक्शन आने वाला है, ठीक है। अभी तक का कोई एक उदाहरण सरकार या किसी जिला प्रशासन से यह मिल जाए कि किसी व्यक्ति को सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश में गिरफ्तार किया गया है, यह समुदाय विशेष के बहुत सारे लोगों के खिलाफ एक कार्रवाई की गई है। कुछ कार्रवाई का एक आंकड़ा तो होगा। जमीन की खरीद फरोख्त की हम बात करते हैं, जैसे कि दैनिक जागरण अखबार लिख रहा है लैंड जिहाद में कितने लोगों पे कार्रवाई हुई, कुछ आंकड़ा तो होगा। नहीं, जो ये पहली बात तो ये क्लियर कर देना है कि क्या ये सरकारी शब्द है या ये शब्द जो है लैंड जिहाद शब्द किसी डिक्शनरी का वर्ड है?
डिक्शनरी का वर्ड मतलब जबरिया आपकी जमीनें कब्जाई जाए, डिक्शनरी का शब्द है या नहीं है? शब्द तो रोज नए आते हैं डिक्शनरी में। जब लव जिहाद आया था तो उस पर भी बहुत सारी चीज़ें विवाद हो गए थे, बहुत सारी आफत आ गई थी, ये कहाँ से ले आए, कौन सा शब्द ढूंढ के ले आए। लेकिन बाद में ये बहुत सारी घटनाओं से हुआ, बहुत सारे, अब वो इतना प्रचलन में नहीं, वो एक्सेप्टेड शब्द हो गया है। ये तो क्या अगर कोई दूसरी समुदाय विशेष का कोई व्यक्ति जमीन खरीदता है, जबरिया कब्जा करता है, वो लैंड जिहाद में नहीं आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा, वो लव जिहाद में भी आएगा। तो लेकिन ये भी तो देखा जाएगा, वो बिल्कुल वो आएगा, लेकिन ये भी तो देखा जाएगा प्रतिशत कहाँ है। लैंड जिहाद जो शब्द है वो केवल एक समुदाय पर फोकस करता है, क्योंकि अगर सामान्य तौर पे कोई व्यक्ति इस खबर को पढ़ता है तो केवल एक जगह फोकस करता है कि एक समुदाय विशेष के लोगों ने जमीन। आप मुझे ये बताइए कि आपका कहना है कि समुदाय विशेष को फोकस करता है, किस समुदाय को फोकस करता है? मुस्लिम समुदाय की बात कर रहे हैं। ये कहां से आ गया? किसी ने कहा नहीं है, आपके दिमाग में कहां से आ गया? यानी कि इसके पीछे कहीं ना कहीं सच्चाई है ना। पहले से चला आ रहा है ना सर, वो पहले से चला आ रहा है। जब पहले से कहां से चला आ गया? सांप्रदायिक माहौल बिगड़ने की बात करते हैं तो उसमें धर्म विशेष आते हैं। सांप्रदायिक का मतलब सांप्रदायिकता की बात जो करते हैं तो उसमें दो धर्म सामान्य तौर पर दिखाई देते हैं, एक हिंदू और एक मुस्लिम। ठीक सर, तो ये जो जमीन की जो बात है उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? जमीन अगर कोई अपराधी है तो उसमें हिंदू मुस्लिम कहां से आ गए? अपराधी तो अपराधी है ना सर। नहीं, उसमें हिंदू मुस्लिम कहीं से नहीं आया। जमीन तो कोई भी कब्जा रहा है वो भी अपराधी है, लेकिन उसका एक रेशियो भी तो होता है, उसका एक परसेंटेज भी तो निकाला जाता है कि तो वो बताए ना कि कितने परसेंट लोग जो है किसी एक समुदाय विशेष के कितने परसेंट लोगों ने जमीनों पर कब्जे किए, उनके खिलाफ कार्रवाई क्यों क्या हुई है? क्या सरकार इस डेटा को पूरा सामने रखेगी कि इतने प्रतिशत व्यक्ति जो है इस धर्म के आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं और इस धर्म के इतने प्रतिशत लोग आपराधिक गतिविधियों से जुड़े हुए हैं? तब तो सर क्लियर होगा कि अगर एक धर्म विशेष का आंकड़ा ज्यादा है, उन लोगों ने ज़्यादा ज़मीनें कब्जाई हैं, उन लोगों ने ज़्यादा भू कानून का जो है उल्लंघन किया है, जो सरकारी मानक है उनका उल्लंघन किया है, तो डेटा देना सर। डेटा नहीं दे रहे हैं तो फिर ये बात बिल्कुल पूरी तरह से फौरी तौर पर हम इसको खारिज कर सकते हैं। उत्तराखंड में चुनावी माहौल बन रहा है और नए शब्द की एंट्री हुई है, लैंड जिहाद की। इसी पर चर्चा रही। अब लैंड जिहाद शब्द कितना आगे बढ़ता है, इसके इर्द गिर्द राजनीति कितनी घूमती है, कितनी सच्चाई है, कितनी सच्चाई नहीं है, और खासकर उधम सिंह नगर और हरिद्वार को लेकर लैंड जिहाद शब्द पर क्या प्रतिक्रिया आती है और क्या सामने दूसरी राजनीतिक पार्टियों की प्रतिक्रिया आती है, इस पर भी देखेंगे। लेकिन अपनी बात को समाप्त करते हैं एक और खबर के साथ। सभी अखबारों ने खबर छापी है दल बदल को लेकर। बलूनी और हरीश रावत में ठनी गोदियाल भी कुछ। दरअसल अनिल बलूनी ने कहा कि हमें तो हाउसफुल का बोर्ड लगाना पड़ेगा, और गणेश गोदियाल ने कहा है कि आप 15 दिन रुकिए, देखिए हम किस किस को तोड़ के लाते हैं। अगर कोई आदमी को किसी पार्टी में तवज्जो नहीं मिल रही है तो यानी कि उनके लिए वो नालायक है, वो ये मान के चलते हैं हमारे वो किसी काम का नहीं है, और वो अगर उसको दूसरी पार्टी वाले ले रहे हैं तो मुझे नहीं पता किस उसमें खासियत। तो ये तो सर फिर वही बात आ गई है कि वहाँ पर डिमांड कम है और सप्लाई ज्यादा हो रही है उधर। ये भी बात है, इधर डिमांड है, इधर सप्लाई कम हो रही है। ये भी बात है, और ये भी बात है कि हो सकता है उनके पास डेमोग्राफिक चेंज में तो बदलाव में राजनीतिक दलों का है, राजनीतिक दलों में भी आ रहा है। तो आप एक लाइन में ये भी कह सकते हैं कि मेरे नालायक आपके लिए काबिल और आपके नालायक मेरे लिए काबिल। तो ये भी हो सकता है कि उत्तराखंड की राजनीति लैंड जिहाद के साथ साथ नालायकों के इर्द गिर्द भी घूमेगी। अब कौन किसके कितने नालायकों को अपने यहाँ बुलाकर काबिल साबित कर सकता है, इस पे भी ये देखना बहुत जरूरी है। और कल फिर एक और मुलाकात एक और खबर के साथ।